क्रिकेट हो या फिर कोई और खेल, हार या जीत एक पहलू है, मगर कितनी बार और कैसे। मौजूदा वक्त में टीम इंडिया का उदाहरण ले लीजिए। मानो साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवूमा के अनब्रेकेबल विक्ट्री के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए खेल रहे हैं। एक बार फिर हार गए। सिर्फ हारे नहीं, अपने ही देश में साउथ अफ्रीका से 25 साल बाद व्हाइट वॉश करवा लिया। अच्छा, ढिठाई देखिए, मैच के बाद कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। मैं वही व्यक्ति हूं जिसने टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जितवाया। पूरी टीम को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगा। माने अब भी गंभीर खुद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, जबकि अब तो टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज भी सवाल उठाने लगे हैं। अनिल कुंबले ने कहा है, टेस्ट क्रिकेट अलग मानसिकता मांगता है। इतने बदलावों और ऑलराउंडर्स के साथ आप स्थिर टीम नहीं बना सकते। पिछले 6 से 8 महीनों में विराट कोहली, अश्विन, पुजारा और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज रिटायर हुए और इतनी बड़ी जगह भरने के लिए साफ प्लान होना चाहिए। अनिल कुंबले ने कोच के उन फैसलों पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें वो बार बार टीम में बदलाव करते हैं, बैटिंग पोजीशन चेंज करते हैं, स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की बजाय ऑलराउंडर्स को तरजीह देते हैं। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने भी भारतीय टीम को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा, ऑलराउंडरों का ये जुनून पूरा दिमागी धुंधलापन है, खासकर जब आप उन्हें गेंदबाजी ही नहीं कराते। बहुत घटिया रणनीति, घटिया स्किल, घटिया बॉडी लैंग्वेज और घर में लगातार 2 सीरीज का सफाया, ये कभी नहीं हुआ था। हमें स्पेशलिस्ट खिलाड़ी खिलाने चाहिए और रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी के परफॉर्मेंस के आधार पर ही चुनना चाहिए। इन दिग्गजों की बातें इसलिए भी सही हैं क्योंकि हमने देखा कि कैसे भारत पिछले दिनों न्यूजीलैंड से भारत में ही 3-0 से हारी, ऑस्ट्रेलिया के हाथों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवाई और 25 साल में पहली बार साउथ अफ्रीका से हार गए। माने कोच गौतम गंभीर कितना भी कहें कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई और एशिया कप, तो वो टेस्ट के लिए जवाब देने से बच रहे हैं। जहां बल्लेबाजों की असली परीक्षा होती है, उनके क्लास, पेशेंस की परीक्षा होती है। मगर इन सब में टीम इंडिया पूरी तरह से फेल नजर आई। कारण बहुत से हैं। बार बार बैटिंग ऑर्डर बदल दिए जाते हैं। कभी कोई खिलाड़ी नंबर 3 पर खिलाया जाता है, फिर वही खिलाड़ी नंबर 7 पर, माने कोई बैटिंग ऑर्डर नहीं। इसी तरह अश्विन जैसा एक स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। कुलदीप यादव को छोड़ दे तो सारे ऑलराउंडर्स भर रखे हैं। तेज गेंदबाजों के नाम पर भी बुमराह के अलावा कोई नहीं है, जबकि मोहम्मद शमी पूरी तरह से फिट हैं। बावजूद इसके उन्हें टीम में नहीं खिलाया जाता। सिर्फ फिट नहीं, वो बंगाल क्रिकेट में लगातार अच्छा भी खेल रहे थे। कई बार तो उन्होंने तो खुद भी इस विषय में बात रखी। ठीक इसी तरह जब नंबर 3 पर परेशानी की बात होती है तो सरफराज खान का नाम जहन में आता है। वो भी बाहर हैं, न जाने उन्हें क्यों टीम में शामिल नहीं किया गया। इन चीजों के बावजूद जब कोच गौतम गंभीर से सवाल किए जाते हैं तो वो खुद की पुरानी उपलब्धियां गिनवाते हैं। T20 और वनडे की बात करते हैं, टेस्ट की बात नहीं करते। खैर जो भी हो, मगर जो विराट कोहली की कप्तानी में बनी थी टीम, मानो अब कहीं खो सी गई हो। टीम लगातार हार रही है। जिम्मेदारी लेने के बजाय कोच अपने पुराने जीत के आंकड़े गिना रहे हैं। ऐसे में हमें थोड़ा पीछे मुड़कर जरूर देखना चाहिए कि आखिर टेस्ट में टीम इंडिया की ऐसी हालत हुई कैसे। विराट कोहली के वक्त टीम कैसी थी, गौतम गंभीर का एरा कैसा था, कैसे टेस्ट में टीम इंडिया की हालत खराब होती चली गई। माने आज हम टीम इंडिया का क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का डाउनफॉल जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। क्योंकि इस जीत हार के सेंट्रिक बने हुए गौतम गंभीर तो शुरुआत उन्हीं से करते हैं। हम टीम के तौर पर जीतते हैं, टीम के तौर पर हारते हैं। ये लाइन गौतम गंभीर अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब कोई इंसान की कामयाबी या नाकामी पर सवाल करता है। ये किसी एक शख्स की बात नहीं है, ये गंभीर की एक और पसंदीदा लाइन है। गंभीर के अब तक के 1 साल के कार्यकाल में गुवाहाटी टेस्ट हार समेत भारत घर पर 5 टेस्ट हार चुका है, जो कि उनसे पहले के 3 कोच राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री और अनिल कुंबले ने मिलकर 1 दशक में कुल 4 टेस्ट मैच घर पर हारे थे। गंभीर के कार्यकाल में भारत ने घर पर 4 टेस्ट मैच जीते हैं, 2 बांग्लादेश के खिलाफ और 2 वेस्ट इंडीज के खिलाफ। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिलाकर गंभीर के कार्यकाल में टेस्ट में भारत का रिकॉर्ड 0-5 का है, जो अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि इसके पीछे कई कारण हैं। गंभीर ने ऐसे समय में भारतीय कोच का कार्यभार संभाला जब भारत ट्रांजिशन फेज में था। उनके सामने ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और अश्विन ने संन्यास लिया। भारत को सभी हार मुश्किल पिचों पर नसीब हुई, जहां थोड़ी सी भी खराब किस्मत मैच का पासा पलटने के लिए काफी थी। कोलकाता टेस्ट में भी ऐसा ही कुछ हुआ। भारत टॉस हारा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पुणे और मुंबई में भी ऐसा ही हुआ था और शुभमन गिल चोटिल होने के चलते सिर्फ 3 गेंद तक ही बल्लेबाजी कर पाए। भारत को 30 रनों से हार मिली। ये एक ऐसा मैच था जहां भारत जीत से ज्यादा दूर नहीं था, मगर गुवाहाटी में ऐसा नहीं था, क्योंकि आप
आप एक ही गलती को बार बार नहीं दोहरा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जो गंभीर के कार्यकाल में शुरू से ही रही है। ये MS धोनी और डंकन फ्लेचर के दौर वाली टीम नहीं है जिसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में 0-4 से हार मिलने के साथ ही घर पर इंग्लैंड के खिलाफ 1-2 से हार झेलनी पड़ी थी। वो एक ऐसी टीम थी जिसका बल्लेबाजी क्रम ट्रांजिशन में तो था, इसके साथ ही उनके पास एक अनुभवहीन आक्रमण था जो बहुत लंबे समय तक विपक्षी टीम को दबाव में नहीं रख पाता था। गंभीर की टीम वैसी टीम नहीं है। उसके पास विश्व स्तरीय गेंदबाज है जिसके पास अनुभव भी है और विकेट लेने की क्षमता भी है। बल्लेबाजी भी मजबूत और गहरी है और अब तक भारत को रोहित और कोहली की कमी महसूस नहीं हुई। मगर गिल के गुवाहाटी टेस्ट में न खेलने से टीम को दिक्कत हुई, नतीजा हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले इंग्लैंड दौरे पर ही भारतीय बल्लेबाजों ने अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया था। गंभीर के कार्यकाल में भारत ने घर पर और बाहर विपक्षी टीम को लगभग हर बार कड़ी टक्कर दी है। उन्होंने अपने प्रमुख खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी टेस्ट मैच जीते हैं। पर्थ में उन्होंने 2 नए खिलाड़ियों के साथ मैच जीता जिसमें एक बल्लेबाज ने तब तक सिर्फ एक और दूसरे बल्लेबाज ने सिर्फ 3 टेस्ट ही खेले थे। ओवल और एजबेस्टन में उन्होंने जसप्रीत बुमराह की बिना जीत हासिल की, मगर कोलकाता और गुवाहाटी की हार ने कई चीजों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय फैंस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो नजर आ रही है वो है टीम सिलेक्शन की, जिसे दिग्गज भी खूब उठा रहे हैं। भारतीय प्लेइंग 11 में लगातार 3 ऑलराउंडरों के सिलेक्शन पर ही विचार करते हैं, जिसमें भारत 8वें नंबर तक बल्लेबाजी में गहराई सुनिश्चित तो करता ही है, इसके साथ ही इससे भारत को 6 गेंदबाजी विकल्प भी मिलते हैं। भारत में इस तरह की टीम चुनना एक अलग बात है, जहां रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल विकेट लेने वाले विकल्प होते हैं। लेकिन विदेशी सरजमी पर चौथे विकेट टेकिंग गेंदबाज की कीमत पर जडेजा, वाशिंगटन और नीतीश कुमार रेड्डी या शार्दुल ठाकुर में से किसी एक को एकादश में चुनना बिल्कुल ही अलग बात है। इसने ऐसी स्थिति से भारत के मैच पर नियंत्रण गंवाने में भूमिका निभाई है जब मैच या तो संतुलित था या भारत मैच में विपक्षी टीम पर हावी था। विकेट लेने की क्षमता में कमी भारत को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, हेडिंगली और लॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण मौकों पर परेशान किया है। इस कारण भारत अपने स्ट्राइक गेंदबाजों से जरूरत से ज्यादा गेंदबाजी कराने पर भी मजबूर हुआ। गंभीर के कार्यकाल में भारत ने लगातार एक और रणनीति जो अपनाई वो घर पर पिच चुनने से जुड़ी है। हालिया समय में अन्य भारतीय कोचों ने भी मजबूत विपक्षी टीम के भारत आने पर आक्रामक पिचों का सहारा लिया, लेकिन एक तरफ जहां इन पिचों पर हार मिलने पर गंभीर से पहले के कोचों ने अपने फैसले पर फिर से विचार किया, तो वहीं गंभीर ने कदम पीछे खींचने के बजाय इस पर और भी ज्यादा जोर दिया। सामान्य तौर पर यह एक अच्छी बात है कि आप नतीजों को अपने विचार पर हावी नहीं होने देते हैं। इस नजरिए से गंभीर तारीफ करने योग्य है और कोई भी एनालिटिक 4 टेस्ट के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने को जल्दबाजी ही बताएगा। एक लंबे टेस्ट में जहां तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को बार बार वापसी करनी होती है और अपनी लय बरकरार रखनी होती है, तो आप किसी गेंदबाजी आक्रमण पर दांव लगाएंगे। बुमराह, सिराज, अक्षर, जडेजा, वाशिंगटन और कुलदीप वाले आक्रमण पर या कार्बिन बॉश, बियान मुल्डर, साइमन हार्मर और केशव महाराज वाले आक्रमण पर। अगर भारत की पहली पारी वाली विकेट पर बुमराह, कुलदीप और जडेजा के रूप में भारत की ओर से विकेट टेकिंग विकल्प लय में ना भी हो, तब भी भारत के पास ऐसा आक्रमण उपलब्ध होगा जो बल्लेबाजों पर लगाम लगा पाए। लेकिन ठीक यही बात साउथ अफ्रीका के आक्रमण के लिए नहीं कही जा सकती। अगर बॉश की जगह कागिसो रबाडा को रख दिया जाए तब भी, तो फिर ऐसी पिचों पर क्यों ही खेलना? इसका जवाब वही है जो शायद ऑलराउंडरों के सवाल का जवाब है, विश्वास की कमी। भारत के पास मौजूदा प्रतिभा को लगातार कम आंकना। अपने 19 टेस्ट मैचों के कार्यकाल में गंभीर का रिकॉर्ड उनके खिलाड़ियों के साथ न्याय नहीं करता है। ऐसे कोई संकेत नहीं है कि गंभीर की जगह पर किसी तरह का खतरा मंडरा रहा है, खास तौर पर तब जब सफेद गेंद फॉर्मेट पे उनका रिकॉर्ड काफी शानदार है। मगर यहां मामला टेस्ट क्रिकेट का है, जिसमें वो साउथ अफ्रीका से सीरीज हार गया है और पाकिस्तान से भी नीचे पहुंच गया है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल में। जब हमने आपको बताना शुरू किया कि गंभीर का एरा कैसा रहा, तो ये भी बताया कि कैसे बहुत से खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया, जिसमें एक नाम था आर अश्विन का। बेहतरीन और परफेक्ट स्पिनर कैसे रिटायर हुए? बैठे बैठे थक गए थे। 2024-25 में टीम के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए वो भी ऑस्ट्रेलिया गए थे, मगर बेंच पर बैठे रहने के कारण उन्होंने अचानक दूसरे टेस्ट में संन्यास की घोषणा कर दी। बाद में अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि ये उनका खुद का डिसीजन है, बैठे बैठे थक गया था। मैंने सवाल तो है। कुल मिलाकर अब साउथ अफ्रीका से हार के बाद तो गौतम गंभीर का एरा सेटिस्फाइड नहीं करता है। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब चलते हैं विराट कोहली की कप्तानी वाले जमाने में।
अगर सच कहा जाए तो भारतीय क्रिकेट विराट कोहली के दौर में सपने जैसा था। 2014 में जब विराट ने टेस्ट कप्तानी संभाली तब टीम इंडिया बस ठीक ठाक थी, लेकिन विराट ने सब बदल दिया। वो आए तो जैसे टीम में आग लग गई, खिलाड़ी फिटनेस पर फोकस करने लगे, एग्रेसिव खेलने लगे और विदेशों में भी जीतने लगे। याद है ऑस्ट्रेलिया में 2018-19 की वो सीरीज, इंडिया ने पहली बार वहां टेस्ट सीरीज जीती। विराट की कप्तानी में टीम ने 68 टेस्ट खेले, 40 जीते। विराट की स्टाइल ही अलग थी, वो खिलाड़ियों को बैक करते थे लेकिन परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं। जैसे चेतेश्वर पुजारा वो दीवार की तरह खड़े रहते थे, अजिंक्य रहाणे विदेशों में रन बनाते थे, रोहित शर्मा को ओपनिंग दी गई और वो सुपरस्टार बन गए। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, इन सब ने विराट के साथ मिलकर टीम को अजय बना दिया। मगर हुआ क्या? राजनीति थोड़ी बहुत तो जरूर, बीसीसीआई में हमेशा पावर प्ले चलता है, लेकिन विराट मजबूत थे। वो वोट से लड़ते थे खिलाड़ियों के लिए, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। 2021 में इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ हुई, फिर साउथ अफ्रीका में हार। विराट पर प्रेशर बढ़ा, कुछ कहते हैं कि बोर्ड ने उन्हें निकाला, कुछ कहते हैं उसने खुद छोड़ा। सच जो भी हो, मगर विवाद बहुत हुआ था। भारत में बहुत कम कप्तानों ने बीसीसीआई को जिस तरह चुनौती दी है, विराट कोहली वैसे ही है। उन्होंने सौरव गांगुली की उस बात का भी खंडन किया कि कोहली को टी20 कप्तानी छोड़ने का फैसला करने पर भी बने रहने को कहा गया था। इस्तीफा देते वक्त कोहली ने कहा, अपने क्रिकेट में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा मैदान के बाहर, निजी जिंदगी में भी मैं पीछे नहीं हटा, जो दिखता था वही था, पूरी तरह समर्पित, आत्मविश्वास से भरा और दूसरों को प्रेरित करने वाला। कोहली के इस्तीफे के बाद हवा में दो सवाल तैर रहे थे। कोहली की विरासत, क्या भारत अब भी वैसी स्पिरिट और ताकत से खेलेगा जैसा उनके रहते खेलता था? इसका जवाब शायद आप खुद जानते होंगे। हालांकि तेज गेंदबाजों का वो कल्चर जो अब बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पहले बहुत आक्रामक हुआ करता था। और अब पहला सवाल, कोहली के बाद कौन? रोहित शर्मा कप्तान बनाए गए, उस वक्त राहुल द्रविड़ कोच थे। द्रविड़ ने टीम को संभाला, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो गई। पुराने खिलाड़ी रिटायर हो गए थे, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा अभी भी थे, लेकिन बैटिंग में गैप दिखने लगा। पुजारा और रहाणे की फॉर्म डाउन थी, लेकिन उन्हें बैक किया गया। रोहित की कप्तानी में शुरुआत अच्छी थी। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में सीरीज जीती, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल फिर हारे। फिर इंग्लैंड में 2024 में अच्छा खेला, लेकिन घर में न्यूजीलैंड से हार। वो पहली घरेलू हार थी सालों बाद। राजनीति यहां से शुरू हुई। बोर्ड में गैंग्स बने, कुछ विराट के सपोर्टर, कुछ नए। रोहित ने टी20 और वनडे में अच्छा किया, लेकिन टेस्ट में टीम स्लिप करने लगी। विराट अभी भी खेल रहे थे, लेकिन कप्तानी ना होने से उनका फोकस शिफ्ट हो गया। कुछ कहते हैं कि बोर्ड ने विराट को प्रेशर में रखा ताकि वो रिटायर हो जाए। लापरवाही भी दिखी, प्लेयर्स की फिटनेस पर कम ध्यान, आईपीएल पर ज़्यादा फोकस। आईपीएल में पैसे कमाने के चक्कर में टेस्ट स्पेशलिस्ट कम हो गए। नए लड़के जैसे शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल आए, लेकिन अनुभव की कमी थी। राहुल द्रविड़ 2021 से कोच थे, विराट के साथ मिलकर उन्होंने टीम बनाई, लेकिन विराट के जाने के बाद द्रविड़ पर प्रेशर बढ़ा। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अच्छा किया, लेकिन फाइनल हारे। टेस्ट में घर का रिकॉर्ड अच्छा रखा, लेकिन विदेशों में प्रॉब्लम। साउथ अफ्रीका में 2023-24 में ड्रॉ, लेकिन जीत नहीं पाए। कमियां क्या थी? सिलेक्शन में राजनीति, जैसे अजिंक्य रहाणे को 2023 में वापस लाया गया वेस्टइंडीज के खिलाफ, लेकिन फिर ड्रॉ। कुछ प्लेयर्स के एजेंट्स बोर्ड से कनेक्टेड थे तो उन्हें चांस मिलता रहता। लापरवाही में प्लेयर्स की रोटेशन पॉलिसी, ज़्यादा रेस्ट, कम मैच। शमी जैसे प्लेयर्स इंजर्ड रहते, लेकिन रिकवर होने पर भी नहीं खिलाए जाते। द्रविड़ ने युवाओं को चांस दिया, लेकिन टीम में स्टेबिलिटी नहीं थी। नंबर 3, 4, 5 पर हमेशा चेंज। विराट नंबर 4 पर थे, लेकिन रोहित ओपनर, मिडल ऑर्डर कमजोर हो गया। फिर भी 2024 में इंग्लैंड को घर में हराया। 2024 में द्रविड़ की कोचिंग खत्म हुई, बोर्ड ने गौतम गंभीर को चुना। फिर जो हुआ वो हमने आपको बताया। इन सब को जोड़कर जो मौजूदा परिस्थिति दिखाई पड़ती है वो यही कि टीम की हालत बहुत खराब है और इसके कारण बहुत है। माने कुछ भी अचानक नहीं हुआ, जो चीज़ें खराब हुई हैं उनके लिए काम नहीं किया गया है। अंधाधुंध अपनी मर्जी और बिना प्लान के टीम चलाई गई है। टीम के बर्बाद होने के पीछे अगर आपको भी कुछ और कारण नजर आते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।